गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रॉन्सकियन। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पीजीटी एग्जाम, वेदर इन पंजाब, इन एचपी और इन एनी अदर स्टेट। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीजीटी स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम करने वाले हैं रॉन्सकियन। इट इज़ अ topic under the subject of differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो सबसे पहले जो हम रॉन्सकियन पता करते हैं, या रॉन्सकियन की जो हम डेफिनेशन कहते हैं या इसका डिस्कशन है, ये की जाती है सेकंड ऑर्डर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाइक विच इज़ रिटन एज पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रॉन्सकियन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रॉन्सकियन है क्या। रॉन्सकियन हमें हेल्प आउट करता है कि आपके पास कोई भी दो फंक्शन दे दिए, ये पता करने के लिए कि वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आपने वेक्टर स्पेस में ऑलरेडी सुना होगा कि दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक्चुअली बात वेक्टर्स की नहीं हो रही, यहाँ पे जो बात है वो हमारी फंक्शंस की हो रही है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि चेक एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर, दीज टू फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन कराती हूँ, देन वी विल गो टू द रॉन्सकियन। अब मान लो आपके पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, एंड यू वांट टू चेक कि वेदर दीज टू फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमने चेक करना है। तो क्या जनरल डेफिनेशन है कि आप इसको अल्फा, कोई स्केलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट फंक्शन को, और दूसरे को किसी बीटा फंक्शन से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेट इट टू ज़ीरो। अगर जब मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मुझे एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा बीटा नॉन ज़ीरो मिल जाए, एक की भी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, तो मैं क्या कहूंगी कि बोथ फंक्शन एफ एंड जी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट। और इसके बाद एक डेफिनेशन और कराऊंगी, अगर वही अल्फा बीटा स्केलर्स के लिए मैं इसको सॉल्व करने लगी और मुझे क्या मिला कि अल्फा और बीटा बोथ ज़ीरो मिल गए, बोथ ज़ीरो, then function f and g are linearly independent। ठीक है, अब जैसे इन्हीं दो फंक्शंस को लगाओ x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, दीज टू फंक्शंस, देन फर्स्ट गो बाय डेफिनेशन, पहले को आप अल्फा से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को बीटा से, इक्वेटेड टू ज़ीरो। तो अगर आप देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू ज़ीरो आ गए। अब एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं कर सकते, यही इक्वल टू ज़ीरो होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वेट टू ज़ीरो। तो ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा की हम क्या वैल्यू रखें कि ज़ीरो आ जाए आंसर, बोलो यस। अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर अल्फा, अगर मैं मान लो आपके सामने अल्फा की वैल्यू -3 रखो और बीटा की वैल्यू 1 रखो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। चेक करो, आ गया ज़ीरो हमारे पास। अल्फा बीटा क्या है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज है। देखो ज़ीरो ज़ीरो के लिए तो ज़ीरो आ ही जाएगा, पर फर्स्ट वी विल ट्राई कि हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मोर ओवर
अल्फा इक्वल टू अगर -3 बीटा कोई भी वैल्यू रख लूंगी ना मैं, जैसे कि मान लो बीटा की वैल्यू यहाँ 1 रखो तो अल्फा की वैल्यू आ गई -3, बीटा की वैल्यू 2 रखो अल्फा की वैल्यू आ गई -6। तो ऐसी किसी भी कंडीशन के लिए अगर मैं वैल्यूज देखूँ 0 0 तो नो डाउट इसको सेटिस्फाई करेगा, बट देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वैल्यूज, है ना। नॉन जीरो वैल्यूज के लिए भी जो ये फंक्शन है, ये कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे कम से कम एक बार तो मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है ना अल्फा और बीटा की, तो मैं क्या कहूँगी, अगर नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास मिल रही है कि बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब यहीं पे पॉज करते हैं। अब हमने कहा था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए। मान लो कि अल्फा नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, तो क्या होगा, इसको माइनस बीटा जी लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो है तो वी कैन डिवाइड बाय अल्फा, है ना। तो देखो जो फंक्शन एफ है वो जी के ऊपर डिपेंड हो गया। कैसे डिपेंड हो गया कि अगर मैं जी को माइनस बीटा ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एफ बन जाता है ना। तो डिपेंड ही हो गए ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। ऐसे ही मैं आपको अगर पूछूं कि ये दोनों अगर मैं देख के ही बताऊं विदाउट अप्लाइंग डेफिनेशन कि कैसे डिपेंड हो गए, है ना, मैं ये कहूंगी कि जो 3x² ये वाला फंक्शन है, जी फंक्शन है, ये मुझे कैसे मिल रहा है, अगर मैं f फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू एफ दैट इज 3 इंटू x², ऐसे ही ना। तो दोनों ही फंक्शन आपस में क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। इज इट क्लियर? दो ही फंक्शन क्या हो गए, एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। अब क्या है इस केस में, तो इस फंक्शन को देखना बहुत इजी था कि ये डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं ये दो फंक्शंस के ऊपर, sin x एंड cos x। जस्ट टेल मी वेदर दीज टू फंक्शंस आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर आप इस पे अब अल्फा बीटा वाली डेफिनेशन लगाओगे तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। एक तो यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया कि किस इंटरवल पे देखना है कि x की वैल्यू क्या क्या है। मोर ओवर आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते बाय जनरल डेफिनेशन। ठीक है, तो वहां पे अब हमारा रॉन्स्कियन की डेफिनेशन काम आएगी। ओके, तो देखो जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो एक अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ये वाली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो तो ये होगी d²। हमें पता है कि हम dy ओवर dx को क्या पुट करते हैं, d, तो d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 dy पुट करते हैं। तो यहाँ से d² प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर मैं इसको m में कन्वर्ट करूँ तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0, सो m विल बी प्लस माइनस आइटा, क्योंकि ये उधर जाके -1 हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस आइटा आंसर आएगा। जिसने भी डबल ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी आपको पीजीटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक करा रही हूँ, तो मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगी। वी आर ऑलरेडी नोन कि हमने ग्रेजुएशन में इसको सॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, मतलब इसका जो सोल्यूशन है कैसे लिखा जाता है, c1 cos x c2 sin x, ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम इसके लिए जो sin x cos x है पता करना चाहते हैं कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो रॉन्स्कियन की डेफिनेशन क्या कहती है, रॉन्स्कियन कि मान लो ये आपके पास फंक्शन f1 है, ये f2 है, तो f1 f2 फंक्शन लिखो, उनका एक एक बार डेरिवेटिव कर दो, दिस इज द रॉन्स्कियन। ठीक है, अब आप पता करो cos x sin x, लिख दिया f1 f2 की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x, इसका डेरिवेटिव cos x, तो ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर x, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर x, तो प्लस साइन स्क्वायर x हो गया। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। नाउ वन क्वेश्चन मोर अराइजेस कि ज़रूरी है कि cos को ही हम f1 माने, नहीं, हम अब हो सकता है कि f1 मान ले sin x को और f2 मान ले cos x को। तो रॉन्स्कियन कितना आ गया, f1 f2 f1 डैश f2 डैश sin x ओवर sin x cos x, sin x का cos x का माइनस sin x। अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो यू गेट माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू -1 आंसर आ गया।
और पेपर में मान लो आपको रॉन्स्कियन पूछा गया हो यही दो फंक्शंस का कि रॉन्स्कियन कितना आएगा, अगर वहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो आप इसको टिक करोगे, -1 प्रेजेंट है तो इसको टिक करोगे। अगर दोनों ऑप्शंस गिवन है तो वो रॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो बोथ आर द रॉन्स्कियन की वैल्यू है फॉर द फंक्शन sin x एंड cos x, ठीक है। रॉन्स्कियन हमने निकाल लिया। हमने क्यों निकाला रॉन्स्कियन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास फॉर एनी टू फंक्शंस की बात कर रही हूँ, फॉर एनी टू फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन अगर हमारे पास रैंडम आ गए तो उसके लिए रॉन्स्कियन की क्या एप्लीकेशंस है कि इफ हमारे पास f एंड g डिपेंडेंट हैं फंक्शन, तो पक्का उनका जो रॉन्स्कियन है वो 0 आता है। मोर ओवर अगर किसी का रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ रहा है, जैसे कि इस केस में अगर रॉन्स्कियन मेरा नॉन जीरो आ रहा है तो जो f और g फंक्शन है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जैसे इस केस में ही आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, यहाँ पे रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या आई है -1, तो वही रॉन्स्कियन मेरा क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि f एंड g फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज sin and cos x functions are linearly independent. So this is a very good application of the Wronskian, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इसके रिजल्ट के ऊपर। मान लो यही हमारे पास इक्वेशन है, अब एक थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर P0x, P1x एंड P2x अगर these function don't vanish anywhere on domain, मतलब कि ना ये जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं बनने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही वाली ले लो जो मैंने अभी आपको दी थी, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, P0 की वैल्यू कंपेयर करो 1 है और P2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, ये कहीं पे भी वैनिश नहीं कर रही ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इट डजंट वैनिश। तो ये हमारे पास एक अच्छी इक्वेशन है। इसके लिए क्या रिजल्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। मोर ओवर अगर मैं आपके सामने ये वाली डिस्कस करूँ, ये वाली इक्वेशन देखो, फॉर x इक्वल टू 0 ये वैनिश हो रहा है, तो उसके लिए जो अभी मैं कमिंग रिजल्ट है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके लिए कौन से जो हमारे पास रिजल्ट वैलिड हैं, जैसे कि आपने पिछले वाले में ऑब्जर्व किया होगा, मैंने लिखा था इफ f एंड g फंक्शन आर डिपेंडेंट देन जो रॉन्स्कियन है वो 0 होता है ना। पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट हो जाता है, मतलब कि अगर लीनियरली डिपेंड है तो रॉन्स्कियन 0, अगर रॉन्स्कियन 0 आ रहा है तो डिपेंड है, दोनों ही, ठीक है। सिमिलरली यहीं से हम बोल सकते हैं कि अगर f एंड g लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ Wronskian नॉट इक्वल टू 0, दिस रिजल्ट यहीं से आया है, ऑल्सो वैलिड, ठीक है। पर किस केस में, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड कि जो मेरे पास P0, P1, P2 है ये वैनिश ना हो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखो, एक रॉन्स्कियन निकालने का तरीका और भी है, क्या, C एक्सपोनेंशियल की पावर -P1 ओवर P0 dx, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर तो वहाँ आपको कोई कांस्टेंट दिख रहा है या फिर रॉन्स्कियन के ऊपर कोई कंडीशन दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है या उस पर और मोर क्वेश्चन डिपेंडेंटली पूछे गए तो आप दूसरे वाला लगाओगे, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन है। लाइक अगर मैं आपको इसका पूछूं, कि इसका आप रॉन्स्कियन निकालो,
मान लो आपको ऑप्शन ऐसे दिए इन विच देयर सी कांस्टेंट इंक्लूड हो रहा है, तो देखो कैसे डब्ल्यू एक्स सी रॉन्स्कियन ऑफ दीज टू फंक्शंस, तो ई माइनस यस P1 की वैल्यू क्या है x ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, सी ई रेज टू पावर माइनस 1/x, सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा, तो ये प्लस 1/x डी एक्स हो गया, तो सी ई रेज टू पावर 1/x की इंटीग्रेशन क्या आ गई लॉग एक्स, ई एंड लॉग कट जाएंगे, सो सी एक्स आंसर आ गया। तो रॉन्स्कियन इस केस में क्या आ गया कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एक्स। तो अगर आपको इसके ऊपर कंडीशन दी गई है लाइक ऐसा दिया गया हो कि रॉन्स्कियन मान लो 5 पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हम वैसी कंडीशन पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे और रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 रख देंगे, या रॉन्स्कियन मान लो 5 पे 3 हो रहा है ऐसा है, या ऐसे ही ऑप्शन पेपर में आ गई, तो ऐसे सारे केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा नहीं अप्लाई करेंगे। गॉट इट। तो रॉन्स्कियन का यही फायदा कि या तो पेपर में डायरेक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, या फंक्शंस की डिपेंड और इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा जाता है, तो हम फिर रॉन्स्कियन के यही दो फॉर्मूलाज का वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो और इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर रिजल्ट है, मान लो कि जो हमारा रॉन्स्कियन है इज 0 या वैनिशेस फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या रिजल्ट है कि जो रॉन्स्कियन है वैनिशेस वो 0 बन जाता है एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब ऑन द डोमेन। जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है कि मान लो W डिनोट्स रॉन्स्कियन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रॉन्स्कियन की वैल्यू 5 के ऊपर 0 है, तो क्या होगा फर्स्ट कि रॉन्स्कियन की वैल्यू 3 के ऊपर 5 आएगी, 3 के ऊपर 6 आएगी, रॉन्स्कियन की वैल्यू x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x हो जाएगी, या रॉन्स्कियन 5 पे 9 आएगा। तो मैंने आपको भी क्या कराया कि अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू किसी एक पॉइंट के लिए 0 हो रही है तो हर जगह ही 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 पे 5 हो जाएगी, मैंने आपको क्या कहा कि हर जगह ही 0 हो जाएगी, तो अगर 3 पे पूछा है तो यहाँ पे भी 0 वैल्यू आनी चाहिए थी, 3 पे पूछ रहा है तो 0 वैल्यू, 5 पे पूछा है तो यहाँ पे भी 0 वैल्यू, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारी x की वैल्यू के लिए रॉन्स्कियन 0 होगा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली कि इफ रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो, मान लो किसी एक वैल्यू के लिए नॉन जीरो आ गया फॉर एनी एक्स, देन इट बिकम नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे करके इसी के ऊपर डिटो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी एग्जाम्स में ऑन द रॉन्स्कियन, या तो डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती है या फिर ऐसे करके उसके ऊपर जो इसके रिजल्ट्स बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मान लो हमने किया था ना कि रॉन्स्कियन क्या है एफ जी, इसका डेरिवेटिव ये कॉमन जीरो का मतलब समझते हो। मान लो कि एक आपके पास एफ फंक्शन है, ठीक है, और एक आपके पास जी फंक्शन है, जस्ट सपोज कि ये एक्स है एंड इट इज एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो कि दोनों की कॉमन जीरो क्या है, इसकी जीरो क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो ये जीरो बन रहा है, और ये भी एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो बन रहा है, तो दोनों की कॉमन जीरो आ गई है ना। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा कि जो पहला और दूसरा फंक्शन है ये जीरो जीरो बन जाएंगे। चलो इसके डेरिवेटिव की बात छोड़ो क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, ये नॉन जीरो आएगा। देखो किसी एक पॉइंट के लिए ये जीरो जीरो आ गया, हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पता है कि अगर एक भी कॉलम जीरो हो जाए तो रॉन्स्कियन जीरो आ जाता है।
तो देखो रॉन्सकियन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 आ गई। अभी मैंने आपको क्या रिजल्ट कराया था कि तो फिर फंक्शन जो रॉन्सकियन है वो पूरा ही 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। तो एक ये भी रिजल्ट है, इफ एफ एंड जी हैज कॉमन 0, अगर दोनों के पास कोई कॉमन 0 आ गई, दिस इम्प्लाइज रॉन्सकियन वैनिशेस। तो भी जो मेरा रॉन्सकियन है वो हर जगह ही ऑन द डोमेन वैनिश हो जाता है। ठीक है जी। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये फंक्शन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जी है आपके पास x माइनस 5 x माइनस 3, तो बताओ इसका रॉन्सकियन क्या होगा। ध्यान से देखो, इसकी एक तो 0 है, एक 3 है, एक 3 है ना, रिपीटेड 0 है। यहाँ पे 5 एंड 3 कॉमन 0 क्या आ गई, 3 मिल रही है ना कॉमन 0। तो अभी हमने क्या रिजल्ट किया कि अगर हमारे पास एक भी कॉमन 0 है तो जो मेरा रॉन्सकियन है वो 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। एक्स मतलब डोमेन की जो डोमेन पे जितने भी एक्स की वैल्यूज हैं उसके लिए पूरा का पूरा जो मेरा रॉन्सकियन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एनी पीजीटी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।